अस्सलाम वालेकुम, प्लीज कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस। जी मैम। मिस हुजा, ये रिकॉर्डिंग आपने खुद स्टार्ट की है ना? जी सर, मैंने की है। ठीक है जी। नो नो अदर पर्सन इज अलाउड टू रिकॉर्ड द मीटिंग। ठीक है सर, मिस हुजा रिकॉर्डिंग खुद से करेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हंजा इमरान है और हम लोगों ने आज सीपीसी स्टार्ट करनी है। इसमें हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो जो मेन टॉपिक्स है ना हमारे, पहले हम लोग उनको ख़त्म करेंगे और फिर अगर हमारे पास कुछ लेक्चर्स बच गए तो हम लोग बाकी की सीपीसी को ख़त्म करेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास 3 में और हर महीने के अंदर हमारे पास तकरीबन 8 हैं लेक्चर्स। और अगर हम उन 8 लेक्चर्स को डिवाइड करें मतलब अपने सारे सिलेबस के ऊपर, तो वो किसी भी तरीके से फिट इन नहीं हो रहा। तो इसलिए बेस्ट पॉसिबल वे मुझे ये लगा है कि हम लोग ना अपने जितने भी पास पेपर्स हैं उनको देखें, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं या फिर जो हमें एट द एंड लगेंगे ऐसे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है या इनके आने का चांस हो सकता है, तो हम लोग उनको भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कवर करते जाएंगे। इस मंथ में हम लोग बेसिकली ये 7 टॉपिक हैं जिनको कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले है सिविल कोर्ट्स टू ट्राई सिविल सूट्स एंड बार्स, ये सेक्शन 9 के ऊपर है। उसके अलावा फिर हम लोग करेंगे पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिसमें हमारे पास सेक्शन 6 है और 1-2 रेफरेंसेस दूसरे एक्ट्स के हैं। उसके अलावा हमारे पास सेक्शन 15 से लेकर 20 है। अब इसके अंदर जुरिस्डिक्शन की भी बात आ जाती है और ट्रांसफर ऑफ केसेस की भी हमारे पास बात आ जाती है, जो कि हमारे पास सेक्शन 20, 21, 22, 23, 24 तक की जाती है। उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन है 12(2) जो हमारी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन इसके लिए हमें पूरे का पूरा सेक्शन 12 पढ़ना है इसमें। और उसके साथ जो अभी 2018 में अमेंडमेंट्स आई हैं हम सेक्शन 12 के अंदर, हम लोग उसको भी देखेंगे। उसके बाद 3rd वीक में हम लोग स्टे ऑफ सूट और उसके अलावा रेस्ट जुडिकाटा, इन दोनों के ऊपर काम करेंगे। आप लोग को फ्रेमवर्क समझ आ गया जो हमने इस मंथ के तीनों वीक्स के अंदर करना है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा ये मैसेज में। जी मैम। जी मैम, आ गया। जी ठीक है। आज हमारा सबसे पहले हम हिस्टोरिकली थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद मेन टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 1859 एक ऐसा इम्पोर्टेंट ईयर था जब फर्स्ट टाइम हमारे पास सीपीसी आया था। 1859 से पहले क्या होता था और 1859 के बाद क्या हुआ? 1859 से पहले ना इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक कैलकाटा, दूसरी बॉम्बे और तीसरी मद्रास। और उसके अलावा कुछ प्रोविंशियल कोर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद थे। ये प्लीज अपना बंद कीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये था कि जितने भी प्रेसिडेंसी टाउन्स थी उनमें ये 3 चीजें आती थी, जिसमें मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता था। और बाकी प्रोविंशियल कोर्ट्स थे और वहां पे मुफस्सिल के तौर पे ना सारे काम कर रहे थे। उसके बाद 1859 में फर्स्ट टाइम सीपीसी आया था, लेकिन वो अपना पूरे का पूरा को कहते हैं ना पर्पस, वो यहाँ पे उसको फुलफिल नहीं कर पाया था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे ना तो ये सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता था और ना ही ये जितने भी यहाँ के सदर दीवानी कोर्ट्स थे उनके ऊपर एप्लीकेबल होता था। फिर 1861 के अंदर यहाँ पे एक एक्ट आया, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट्स जितने थे और सदर अदालतें थी जितनी, वो सारी अबोलिश कर दी गई और यहाँ पे हाई कोर्ट्स बन गए। और हाई कोर्ट्स भी इन्हीं 3 जगहों पे बने, बॉम्बे, कलकत्ता और उसके अलावा मद्रास। मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सॉरी, वॉइस इज क्लियर। क्लियर है। जी ठीक है। वॉइस ठीक आ रही है। काइंडली जब आप जो ऐसा मैसेज सेंड करें तो अपने माइक को और पहले अपने स्पीकर को प्लीज चेक किया करें, क्योंकि एडमिन्स बैठे हैं, अगर कहीं पे भी कोई आवाज होती है तो वो एडमिन खुद उसको मैनेज करेंगे। शुक्रिया जी। आप प्लीज कंटिन्यू रखिए मैम। 1859 का जो सीपीसी थी, क्योंकि ये इतने ज्यादा कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही थी और बाद में इसको कुछ लेकुनास का सामना करना पड़ रहा था, फिर 1877 में इसको रिप्लेस कर दिया गया नए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के साथ, जो कि 1877 था। उसके बाद ये फिर इसको कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे आ गया 1882 का सीपीसी। और उसके बाद फिर एक बार ये अपने वक्त के साथ साथ जरूरियात पूरी नहीं कर रहा था। उसके बाद हमारे पास आ गया
1908 का सीपीसी जो कि अभी तक चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही हैं। लेकिन हाँ, उस तरीके की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स इसमें नहीं हुई, ना उसमें उस तरीके की अमेंडमेंट्स आई हैं कि हम इसको शुरू से लेके दोबारा सारा A to Z चेंज करें। अच्छा, पहले ये होता था कि इसके अंदर सारे ना सेक्शंस ही थे, कोई स्केड्यूल टाइप कुछ भी नहीं था। लेकिन जो 1908 का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके अंदर इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया। एक थे हमारे पास सेक्शन पोर्शन और जो दूसरा था हमारे पास स्केड्यूल पोर्शन। ठीक है, जो सेक्शन पोर्शन है उसके अंदर टोटल 158 सेक्शंस थे और उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स बने हुए थे उसके, और ये सारे 11 के 11 पार्ट्स हैं जो कि उससे डील करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्केड्यूल पोर्शन था, स्केड्यूल में हमारे पास कुछ स्केड्यूल थे जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, और उसमें जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिव स्केड्यूल था वो हमारे पास फर्स्ट स्केड्यूल था। और फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर हमारे पास फर्दर 52 ऑर्डर्स थे, जो कि एक ऑर्डर काफी अर्सा पहले ही खत्म हो चुका था, तो अभी इनकी गिनती 51 रह गई है। और उसके अलावा कुछ अपेंडिक्स हैं जो कि फॉर्म्स की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, मतलब A, B, C, और ये सारे क्या हैं, इन सबको हम लोगों ने मिला के पढ़ना है। इसमें सेक्शन पोर्शन, स्केड्यूल और जितने भी हमारे अपेंडिक्स हैं, इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो ही हम कहेंगे कि हमारी सीपीसी जो है वो कंप्लीट हुई है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सेक्शन पढ़ लूं, ना मैं ये स्केड्यूल पढ़ूं और ना अपेंडिक्स देखूं, उसकी ये सीपीसी कंप्लीट नहीं होती। और अगर किसी शख्स ने अपनी इस सीपीसी को मजीद इनहेंस करना है तो इसके साथ हमारे पास हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1, 2 और 4, ये चारों हैं जो हमें मुख्तलिफ जगहों पे मदद देते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग सेक्शन पोर्शन को देखें तो ये क्या चीज है और ऑर्डर पोर्शन है वो क्या चीज है। सेक्शन पोर्शन हमें बेसिकली जो सब्सटेंटिव लॉ है सीपीसी का वो प्रोवाइड करती है, और उसके अंदर ये हमें बेसिक एक गाइडलाइन देती है कि किस तरीके से कोई जो सूट है वो चीदा हालात में आएगा कोर्ट के अंदर। लेकिन उसका जितना भी प्रोसीजर है वो हमारे पास ये स्केड्यूल के अंदर मौजूद है। और स्पेसिफिक अगर हम लोग रेफरेंस दें तो यहाँ पे ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 21 ये मेन है, और उसके अलावा बाकी सारे भी उन्हीं का हिस्सा है। लेकिन अगर आप कहें कि एक सीक्वेंस में चलना है तो ये ऑर्डर 1 से लेकर 20 तक हमारी जजमेंट कंप्लीट हो जाती है और 21 में हम लोग उसकी एग्जीक्यूशन करवाते हैं। हाँ, जैसे 22, 23, 24 ये सारी वो चीजें हैं जो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर जरूरत पड़ती है तो हम अपने इंडिविजुअल केस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर नहीं पड़ती तो हम लोग इसको नहीं करते। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका अपील वाला पोर्शन, ऑर्डर 41, और वो भी एक जब सूट कोई दायर होता है फिर उसकी डिक्री पास होती है, फिर एग्जीक्यूशन चलती है। अगर एक पार्टी उसके साथ मुत्तफिक हो रही है तो वो उसको एग्जीक्यूशन में ले जाएगी, अगर दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है या किसी भी तरीके से अपना कोई क्लेम एक्स्ट्रा रख रही है तो वो फिर अपील की सूरत में नेक्स्ट जाएगी और वहां से फिर ऑर्डर 41 की सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो हम लोग फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे। लेकिन ये बेसिकली ये ब्रीफ कंटेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोसीजर की तरफ कि हमारा प्रोसीजर हमें क्या बताता है कि हमारी सीपीसी किस तरीके से चलती है, या किस तरीके से हम लोग अगर एक सूट दायर करते हैं तो हमारी एग्जीक्यूशन की स्टेज तक हम किस तरीके से वहां पे पहुंचते हैं। इसमें सबसे पहले जी हमारे पास होती है प्लेंट। प्लेंट वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है सिविल के अंदर जिसकी बेसिस के ऊपर कोई भी जो कोर्ट है वो अपनी कॉग्निजेंस लेता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर के हवाले से जो सिविल नेचर का होगा। इसमें कोर्ट का सिविल होना जरूरी है, यानी कि सिविल कोर्ट हो, और दूसरी ये बात कि उसकी प्लेंट के अंदर जितना भी वो सब्जेक्ट मैटर को मांग रहा है वो सारा कुछ जो है हमारा सिविल नेचर का होना चाहिए। इसके अंदर फिर एक रेगुलर प्रोसीजर चलता है, यानी कि प्लेंट आई अगर वो एडमिट हो जाती है तो फिर हम समन ऑर्डर 5 के तहत जारी होते हैं। अगर दोनों पार्टीज आ जाती हैं तो क्या होता है, अगर दोनों पार्टीज वहां पे मौजूद रहती हैं और डिफेंडेंट जो है वो आ जाता है तो फिर वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे दायर करवाते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट दायर करवाने के बाद फिर हमारे कोर्ट जो है वो इश्यूज फ्रेम करते हैं। इशू फ्रेम करने के बाद फिर वो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशू वो हमें ये बताते हैं कि प्लेंटिफ ने किस किस चीज के बारे में एविडेंस देना है और डिफेंडेंट ने। और इसमें सीक्वेंस हमेशा ये होता है कि प्लेंटिफ पहले अपना एविडेंस लाता है और फिर उसका डिफेंडेंट एविडेंस लाता है, फिर हमारा एविडेंस क्लोज होता है, फिर फाइनल आर्गुमेंट्स, फिर जजमेंट एंड डिक्री और फिर एग्जीक्यूशन। ये तो एक स्टेज है जो कि रेगुलर चलता रहा अगर हमारा केस। लेकिन अगर कोई दूसरी केस ऐसा आता है कि जिसके अंदर जो डिफेंडेंट है वो नहीं आया,
अब वो क्या स्टेज होगी, उसके अंदर ये होगा कि जो हमारा डिफेंडेंट है उसको फिर एक बार तो नोटिस समन यहाँ पे जाएंगे, लेकिन अगर वो फिर भी बार बार बुलाने पे नहीं आता और हम लोगों ने हमारे ऑर्डर 5 के अंदर जितने भी प्रोसीजर्स मौजूद हैं किसी भी डिफेंडेंट को मंगवाने के लिए वो नहीं आया, वो सारे हमारे पास खत्म हो चुके हैं और अब कानून को ये लग रहा है कि ठीक है कि अब ये खुद ही बंदा नहीं आना चाह रहा, तो फिर उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एक्स पार्टी। अगर तो वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो फिर कहेंगे हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स, जो कि ये फिर ये वाला इतना हिस्सा नहीं, ये यहाँ से इधर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि वो शख्स अभी आया नहीं लेकिन जजमेंट पास हो गई है, तो फिर क्या होगा, पहले एक्स पार्टे एविडेंस आएगा और फिर एक्स पार्टे डिक्री आएगी और फिर इसकी एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंगली जो भी इसका होगा चल जाएगा। अच्छा, ये जितना भी मैंने आपको पार्ट बताया है ना, ये सारे का सारा ना 2018 के पहले का बताया है। 2018 में ना एक बहुत मेजर अमेंडमेंट हुई थी हमारे पास, जिसके बारे में मैंने ये आपको सारा कुछ बताया है, ये 2018 से पहले था। अभी 2018 के जो मेजर अमेंडमेंट थी उसमें दो चीजें हुई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बने, दूसरे ट्रायल कोर्ट्स बने, और तीसरा ये कि कुछ प्रोसीजर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का ये इसमें इंट्रोड्यूस हो गया। और ये हुआ कि इसलिए ये इस वजह से ये हुआ था इंट्रोडक्शन इन चीजों की, ताकि ये जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है उसको हम लोग कम कर सकें, और दूसरी ये बात कि जो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम जो है फ्रिवलेस किस्म की चीजों में लग जाता है, उन चीजों को कम कर सकें। तो इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अच्छा जी, अगर अब हम लोग ये कहें कि ठीक है कि ये एक प्रोसीजर था, तो अब अमेंडमेंट आ गई, अब इसके बाद हमारे पास क्या बेसिक तब्दीलियां आई, ये वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर वैसे ही चलेंगे, लेकिन कुछ चीजें इसमें चेंज हुई हैं। इसमें क्या चेंज हुआ जी, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स, यानी कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग फ्रेमिंग ऑफ इशू तक का एक कोर्ट काम करेगी और उसके बाद जितना भी काम है वो दूसरी कोर्ट काम करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, वहां पे क्या होगा, वहां पे सबसे पहले प्लेंट आएगी, उसी तरीके से समन नोटिस जाएंगे दूसरी पार्टी को। अब पार्टी दूसरी अगर आ जाती है, यानी कि डिफेंडेंट अगर आ जाता है, तो वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दायर करता है। फिर कोर्ट जो है ना इंटरमीडिएट डेट्स डालती है, उसके अंदर वो ये कोशिश करता है कि अगर इनका कोई सुलह वगैरह हो जाए, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई भी मेथड जो कि पार्टीज अपनाना चाहें, तो वो अपने ऐसी चीजें अपने डिस्प्यूट को सेपरेटली निकालना सॉरी रिजोल्व करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और अगर पार्टीज जो हैं वो खुद अपना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में नहीं जाना चाहती, तो फिर कोर्ट उनके वो वाले फैक्ट्स जिनके ऊपर वो मुत्तफिक दोनों पार्टीज ना होंगी उनके ऊपर फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगा, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट खुद से दूसरी कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट में अपने सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है उसके सामने वो भेज देगा ट्रायल कोर्ट में। फिर दूसरी जो कोर्ट है ट्रायल कोर्ट, उसने इन प्लेंटिफ के एविडेंस को रिकॉर्ड करना है और फाइनल आर्गुमेंट सुनने हैं, और फाइनली जजमेंट और डिक्री, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन उसकी करवानी है। कहने का मतलब ये कि पहले जो दो मुख्तलिफ काम कर रहे थे कोर्ट्स, मुख्तलिफ जगहों पे एक कोर्ट मुख्तलिफ काम कर रहा था, अभी यहाँ पे दो किस्म के कोर्ट आ गए हैं। अच्छा, ये चीज आप लोगों ने एक और चीज यहाँ पे गौर करनी है कि ये सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट्स में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, जैसे लाहौर, ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ तक प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग को अगर कोई चीज रिपीट करनी है या समझ नहीं आई। मैडम, ये कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो सेट असाइड भी हुई थी, उनके बारे में काइंडली जरा बताएं कि वो कौन सी, वो 2018 वाली सेट असाइड हुई है कि 2020 वाली हुई है? सर वो 2021 की हुई थी, वो तो बस आई थी और चली गई थी, हाई कोर्ट ने उन्हें तभी खत्म कर दिया था, तो लिहाजा उनके ऊपर कोई भी नहीं गया। इसमें हम लोगों ने जितना भी एप्लीकेबल करना है वो 2018 और 2020 की अमेंडमेंट्स को करना है। मीनिंग देयर बाय कि मैडम 2018 वाली और 2020 वाली दोनों अमेंडमेंट्स इन फील्ड है? यस सर। ओके, थैंक यू।